हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए हिंदी के पीवाईक्यू लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर। आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, तो हम ये पीवाईक्यू की सीरीज़ को शुरू करती हूँ मैं, जब तक आपके रिस्पॉन्स आते रहेंगे। ठीक है। और आज सबके ही बहुत अच्छे रिस्पॉन्स थे कमेंट सेक्शन में। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया, यानी कि आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो हिंदी पीवाईक्यू में। तो अगर आप इसी तरह से मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं बहुत कुछ आपके लिए प्लान करूँगी। हिंदी पेडागोजी भी बहुत अच्छे से मैं करवा दूँगी, अगर आप सब इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। जितना कनेक्ट आप मुझसे करेंगे, मैं आपसे कनेक्ट करूँगी, उतनी ही चीज़ें हमारी बहुत अच्छी होती जाएंगी और आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सही होंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूम्यून की निर्भरता, क्यूमिन्स की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पारस्परिक रूप से निर्भर है। देखिए, इंग्लिश की मैंने पेडागोजी में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि क्यूमिन्स की इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कौन से एक दूसरे से रिलेट करती हैं। पहला ऑप्शन है द्वितीय भाषा के पठन व लेखन में, प्रथम और द्वितीय भाषा के बुनियादी अंतर वैकल्पिक कौशल में, द्वितीय भाषा के बोधगम्य और उत्पाद, प्रथम तथा द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता में। जो ये क्यूमिन, जो आपकी इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस होती है, यह एक तरह की एक योग्यता है जो ये बताती है कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है कितनी डेवलप है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज ही आपके सेकंड लैंग्वेज का बेस होती है। जब बच्चा अपनी पहली मातृभाषा सीख जाता है तो उसी के बेस पर वो दूसरी भाषा को सीखता है। तो ये लिखने की और आपके बोलने की एक ऐसी योग्यता है जो फर्स्ट भाषा में बच्चा सीखता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट, द्वितीय भाषा में पठन व लेखन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों तथा लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री को रीडिंग स्किल के बारे में सही नहीं ठहराता। पहला ऑप्शन है आपका, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। तीसरा ऑप्शन है, शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सर्जित कर पाती है जो कि अक्षर नहीं कर पाते। इसमें आपका ऑप्शन होगा 3 सही, कि शुरुआत में जब कोई लर्निंग करना शुरू करता है तो छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी बड़ी इकाइयों को बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाता है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल में हम भेजना शुरू करते हैं, लर्निंग उनकी स्टेज होती है, छोटा बच्चा कहानी और कविताओं के माध्यम से ज़्यादा सीखता है। वहाँ हम उन्हें सिर्फ कहानियाँ और कविताएँ पूरी बड़ी बड़ी सुनाते, छोटी छोटी कहानी और कविताओं के बारे में सुनाना और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं समझेगा। हाँ, पूरी कहानी बच्चे को बताओगे तो पूरा इंटरेस्ट लेकर बच्चा सीखता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन हुआ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। कि एक भाषा होती है और एक भाषा की बोली होती है, कौन सा इन दोनों के बारे में इन ऑप्शन में से सही है। पहला है, भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। भाषा में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वहन करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है, भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तो आप बताइए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, क्योंकि जो भाषा है, भाषा और बोली दोनों में कोई भाषिक अंतर नहीं है, क्योंकि भाषा से निकल कर ही, आपकी लैंग्वेज से निकल कर ही आपका डायलेक्ट बना है, क्योंकि भाषा का रूप कहीं ना कहीं बोली में झलकता है। ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा 2 सही, भाषा और बोलियों में कोई भाषिक अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वीरा 7 माह की शिशु है। जब अब यह
वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। ये किस रूप में प्रेषित कर रही है? तो आपने समझ गए होंगे कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बच्चे के भाषा अर्जन की प्रक्रिया की बात हो रही है कि बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को कैसे करता है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भाषा के एक प्रोसेस होता है अर्जन का, जिसमें सबसे पहले बच्चा कूइंग करता है, फिर बैबलिंग करेगा, फिर होलोफ्रेस्टिक स्टेज, फिर टू वर्ड स्टेज और फिर टेलीग्राफी। ठीक है, ये जो क्यूइंग है इसमें बच्चा वोवल की साउंड निकालता है, बैबलिंग में वोवल प्लस कॉन्सोनेंट की साउंड निकालता है, यानी कि वर्ब वो आपके वोवल और आपके स्वर और व्यंजन की साउंड निकालता है। तो आपका इसमें आंसर होगा बैबलिंग, बबलाना, जिसमें बच्चा स्वर भी और व्यंजन की भी साउंड निकालता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? देखिए हिंदी में समझ नहीं आता, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी आपको तब से समझ में आ जाएगा। उत्पादक क्षमता यानी कि प्रोडक्टिव वोकैबुलरी की यहाँ पर बात हो रही है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। दूसरा, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं। तीसरा, वे शब्द जिनको हम जैसे सुनते हैं वैसे ही पहचानते हैं। उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जहाँ हम जिसका यूज़ हमेशा लेखन में या फिर बोलने में किया जाता है, उसे प्रोडक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हुआ फर्स्ट ऑप्शन, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन व बोलने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की यहाँ पर बात की गई है, लैंग्वेज का एलईडी की। ठीक है, कि कौन सी अवधारणा नहीं की गई है लैंग्वेज एक्विजिशन में? पहला आपका ऑप्शन है बच्चे आकृतिमूलक भाषा कैसे सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। तीसरा है बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे 4 या 5 वर्ष की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे भाषा जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उसकी व्याख्या नहीं करता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, भाषा उपकरण अर्जन की अवधारणा क्या है, कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। बच्चा अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखेगा? जब बच्चा 4-5 साल का होता है, इतने कम टाइम में बच्चा भाषा सीखने योग्य कैसे बन जाता है? ठीक है, नोम चॉम्स्की ने ये कहा था कि बच्चा अपने साथ जन्मजात भाषा लेकर आता है, और जिस जन्मजात जो इनिट भाषा होती है उससे फिर बच्चे में ग्रामर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा फर्स्ट कि बच्चे आकृतिमूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, इसकी अवधारणा को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि 2 भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। किस प्रकार का उदाहरण? यानी कि सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात हो रही है कि एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं लोग, लेकिन सोशो इकोनॉमिक ग्रुप उनका अलग है, क्योंकि हमारे समाज में भी अलग अलग लेवल पर वर्ग को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो उसमें सोशो इकोनॉमिक जो ग्रुप है वहाँ पर जो 21 है इस वर्ड को भी अलग अलग तरीके से उच्चारित करते हैं। तो ये किस तरह का उदाहरण है? क्योंकि अलग अलग बात हो रही है, भाषा के उच्चारण की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि वो सोशल लिंग्विस्टिक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यानी कि भाषा के सामाजिक भाषिक चर की बात कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा थर्ड सही। ठीक है, सांस्कृतिक चर की बात नहीं हो रही, कल्चरल की बात नहीं हो रही है, बोलने की बात हो रही है, लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। मनोवैज्ञानिक चर भी नहीं है और प्रोग्रामेटिक चर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है? आकलन यानी कि असेसमेंट की बात हो रही है, असेसमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। पहला ऑप्शन है यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन है यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आंकलन के बारे में सही नहीं है। अब आंकलन क्यों दिया जाता है, किया जाता है? प्रगति के मूल्यांकन में सहायता करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रगति के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। उपलब्धि के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन केवल टीचर के द्वारा ही नहीं किया जाता, किसी के द्वारा भी आंकलन किया जाएगा। आपका ऑप्शन 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि
गलतियाँ, पहला ऑप्शन है गलतियाँ शिक्षार्थियों की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती हैं। गलतियाँ अवधारणा विकास की ओर प्रेरणा को प्रदर्शित करती हैं। अधिकतर त्रुटियाँ विद्यार्थियों के अनियमित दृष्टिकोण के कारण होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है गलतियाँ शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझाने में सहायक हैं। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा आपका आंसर, कि जो आपके विश्लेषण है, जो उसमें मिस्टेक निकलती हैं, जो त्रुटियां रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या होगा, जो गलतियां होंगी वो बच्चे के हमें माइंड को समझने में, उसकी लर्निंग को समझने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है ना। मान लीजिए बच्चा को आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपने पूरा आप बच्चे को चैप्टर करवा दिया है, पूरा सिलेबस आप बच्चे को करवा रहे हो, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ कुछ ना कुछ आपको गलतियाँ मिलेंगी, आपको उनको डायग्नोज करना पड़ेगा। और जब आप उनको डायग्नोज करोगे तो वो कमियाँ निकल कर आएंगी। किसी बच्चे को अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को सेंस समझ में नहीं आ रही, किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ से हमें बच्चे के माइंड का पता चलता है कि बच्चे का माइंड कैसा है और उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन में आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कि गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रैशन द्वारा दी गई मॉनिटरिंग परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, स्टीफन क्रैशन ने दिया था अपना जो इसका स्टीफन क्रैशन का, तो इसमें इसने मॉनिटरिंग परिकल्पना हाइपोथेसिस दी थी कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस के बारे में पहला है कि क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। दूसरा, शिक्षार्थी तभी मॉनिटरिंग कर सकता है जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी हो या पर्याप्त समय हो। तीसरा, यदि द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। फोर्थ है, यह अर्जन और अधिगम के मध्य अंतर स्थापित करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही हैं, बस जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है, यह गलत है, यह मदद नहीं करता। ठीक है, यहाँ आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपके दो तरह के आंकलन मेन है, असेसमेंट का ही पार्ट है ये। एक रचनात्मक आंकलन होता है, एक होता है योगात्मक आंकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपकी समेटिव असेसमेंट। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है समग्र लिखित परीक्षा और सत्र की विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ और कार्यों का मिश्रण। दूसरा ऑप्शन है पूरे स्तर भर में लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसी होने वाली आंकलन की युक्तियाँ। पूरे स्तर के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले आदि। फोर्थ ऑप्शन है स्तर के अंत में होने वाली स्तर परीक्षा। ठीक है, तो योगात्मक आंकलन की बात कर रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। देखिए, फॉर्मेटिव जो आपका असेसमेंट होता है वो कभी भी आपके लास्ट में नहीं होता। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम हो गया आपका, यूनिट टेस्ट हो गए आपके, मंथली टेस्ट हो गए आपके, उनमें आंकलन किया जाता है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलता है। ठीक है, और जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो बिल्कुल एंड द आपके लास्ट में, ईयर के लास्ट में लिया जाता है, जब आप पूरा सिलेबस पूरा कंटेंट पूरे साल पढ़ा चुके होते हो, लास्ट में जब बच्चों का हम मूल्यांकन करते हैं वो आपका समेटिव असेसमेंट में आता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा थर्ड, कि सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा नहीं है, ये बीच बीच में यूनिट टेस्ट के माध्यम से, किसी टेस्ट के माध्यम से, कोई आपका मंथली टेस्ट के माध्यम से ली जाती है। ठीक है, बाकी इसके बारे में सारे पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करने की उस विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री से अर्थ निकाल सके तो क्या कहलाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, शुरुआत में बिगिनर है, उसने किसी भी पाठ को पढ़ा, उसके पाठ को पढ़कर उसकी थीम को निकाल लिया, उसके कल्चरल पहलू के बारे में बता दिया, उसको नॉलेज होगी, तो वह किस तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपकी बात हो रही है अप्रोचेस की, कि कौन सी अप्रोच है, तल उर्ध्वगामी उपागम, तल अधोगामी उपागम, उर्ध्व अधोगामी उपागम और ऊर्ध्वगामी उपागम। यहाँ पर अप्रोचेस की बात हो रही है। हिंदी में, इंग्लिश में बताऊंगी तो आपको समझ में तभी आ जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है ऊर्ध्व अधोगामी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब बच्चा आ रहा है, कि उसने पूरा पहरे को पढ़ लिया, फिर उसको जर्नलाइज करते हुए एक एक पार्ट में उसको बांटकर लास्ट में उसकी थीम पर वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा बच्चों को, कि हमने बच्चों को बोधगम्य सिखाना, अंडरस्टैंड कराना, कोई भी सामग्री मटेरियल देंगे और उसके जो वोकैबुलरी है उसके विकास में मदद नहीं करेगा पढ़ाने में। थीम मानचित्र, चित्र शब्दकोश, शब्द मानचित्र और वर्णमाला चार्ट। देखिए थीम चित्र, कोई भी थीम दे दोगे, पिक्चर दे दोगे, मानचित्र दे दोगे, बच्चा उसको देखकर सीखेगा, उसमें वर्ड वोकैबुलरी डेवलप होगी। चित्र शब्दकोश इससे भी डेवलप होगी। शब्द मानचित्र अलग अलग से वर्ड दे दोगे, मैप दोगे, उसमें भी बच्चे की डेवलप होगी बोधगम्यता भी और शब्दावली। बट वर्णमाला चार्ट से बच्चे में किसी भी तरह की कोई बोधगम्यता सामग्री की डेवलप नहीं होगी, कोई बच्चे का वोकैब नहीं बढ़ेगा। सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, A to Z तक पढ़ ले, उससे क्या होगा, नहीं बढ़ेगी ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा 4 राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकलन के 2 प्रमुख प्रकारों के संदर्भ में सही है? आंकलन की बात हो रही है, ये दोनों ही आंकलन, दोनों ही असेसमेंट की बात हो रही है, समेटिव असेसमेंट भी और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी। पहला ऑप्शन है, रचनात्मक आंकलन अधिगम प्रक्रिया के सतत रूप से चलता है। योगात्मक आंकलन अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान चलता है। रचनात्मक आंकलन अधिगम प्रक्रिया के स्थान पर निम्न नियमों का अधिक ध्यान देता है। योगात्मक आंकलन वर्ष भर चलने वाले आंकलन के प्रत्येक रूप की समग्रता के बारे में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। अगले सेशन में अगले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।